चैप्टर 7। पिछले अध्यायों में वर्णित घटनाओं ने पूरे भारत में और विशेष रूप से पंजाब के पूर्वी जिलों में भय और आक्रोश पैदा किया, जहां पश्चिमी पंजाब से बड़ी संख्या में गैर मुसलमानों के आगमन ने इस बात का ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया कि मुस्लिम लीग की योजनाएं और इरादे किस तरह से क्रियान्वित किए जा रहे थे। मार्च की शुरुआत में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के शहरों और रावलपिंडी, मुल्तान और झेलम जिलों के ग्रामीण इलाकों में हुई आगजनी और हत्याओं ने हजारों हिंदू और सिख निवासियों को अपने घर छोड़ने और मुस्लिम अल्पसंख्यक जिलों की तुलनात्मक सुरक्षा में अस्थायी या स्थायी शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने कष्टों की कहानियां सुनाई और जैसे जैसे उनका गुस्सा बढ़ता गया, उन्होंने बदला लेने और प्रतिकार की बात की। इसके बाद के महीनों में लाहौर में दुर्घटना के फिर से उभरने और पश्चिमी पंजाब के सभी हिस्सों से शरणार्थियों के लगातार आने से दबाव बना रहा। शांतिपूर्ण समझौते और संतोषजनक मेलमिलाप की उम्मीदें सांप्रदायिक उन्माद के हर नए प्रकोप के साथ कम होती गईं। शोक संतप्त और दरिद्र व्यक्तियों के हर समूह के आगमन के साथ आक्रोश बढ़ता गया। मन और शरीर से आहत, अपनी संपत्ति और आजीविका के साधनों से वंचित ये लोग उन पर हुए प्रहारों की गंभीरता या अपनी पीड़ा की सीमा को बढ़ा चढ़ाकर बताने में संकोच नहीं करते थे। वे अपने हमलावरों पर पलटवार करने में असमर्थ थे, जिनकी संख्या उनसे कहीं अधिक थी, लेकिन बदला लेने की इच्छा बनी रही और जुलाई के अंत में यह एक स्पष्ट अनिवार्यता का रूप लेने लगी। अमृतसर जिले के ग्रामीण इलाकों में सिखों के छोटे छोटे समूहों द्वारा घूमने और किसी अकेले मुसलमान पर हमला करने या किसी मुसलमान के घर में आग लगाने की कहानियां सुनाई देने लगीं। अगस्त की शुरुआत में अमृतसर शहर में गंभीर उपद्रव छिड़ गया और मुसलमानों की जानमाल की काफी क्षति हुई। लाहौर एक बार फिर सुलग उठा और उस शहर में हुई घटनाओं की खबर का पूर्वी पंजाब के कई कस्बों पर गंभीर असर पड़ा। अमृतसर में दंगों की तीव्रता ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और यह अन्य जिलों में फैलने लगा। पंजाब का विभाजन 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को लागू हुआ, हालांकि सीमा आयोग के फैसले की घोषणा 2 दिन बाद तक नहीं हुई। फैसले की शर्तों ने भारी निराशा और हताशा पैदा की। सिखों ने अपने ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों और लगभग पूरे समृद्ध उपनिवेश क्षेत्र को खोने पर अपनी नाराजगी को छुपाया नहीं। उन्हें लगा कि उनके समुदाय के 2 हिस्सों में विभाजन से पंजाब के दोनों हिस्सों में उनकी राजनीतिक स्थिति कम हो जाएगी। मुसलमानों ने भी कुछ ऐसे इलाके खो दिए थे जहां उनकी बहुसंख्यक आबादी थी। लाहौर की हानि और उसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों, उनकी संपत्ति और संपदा से वंचित होने का हिंदुओं ने गहरा दुख महसूस किया। साथ ही विभाजन ने कुछ हद तक राहत भी दी, क्योंकि पूर्वी पंजाब के गैर मुसलमानों को लगा कि उन्हें स्वतंत्रता मिल गई है, हालांकि एक भयानक कीमत पर। यह भावना बढ़ी कि हिंदू और सिख अब बिना किसी दंड के बदला ले सकते हैं और कम से कम पश्चिमी पंजाब में मुसलमानों के हाथों हुए अत्याचारों का कुछ बदला ले सकते हैं। पूर्वी पंजाब में नई सरकार ने बेहद असामान्य परिस्थितियों में काम करना शुरू किया। नई सरकार को न केवल अपने पूर्ववर्तियों से गंभीर अराजकता और अव्यवस्था की विरासत मिली, बल्कि मुख्यालय स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान की कमी के कारण उन्हें विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जगह बनाने हेतु अपनी प्रशासनिक मशीनरी को कई भागों में विभाजित करना पड़ा। कानून और व्यवस्था की मशीनरी, जो कई महीनों से भारी दबाव में काम कर रही थी, मुस्लिम पुलिसकर्मियों के बड़े पैमाने पर पलायन के कारण पूरी तरह से चरमरा गई, जिनका बल में दबदबा था। अनुभवी और अनुशासित अधिकारियों की कमी और जल्दबाजी में किए गए तबादलों और पोस्टिंग, यहां तक कि वरिष्ठ अधिकारियों के भी, ने उन्हें स्थानीय ज्ञान के लाभ से वंचित कर दिया और इस हद तक कि उनके सामने आने वाली कठिन समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता को भी कम कर दिया। कुछ लोगों ने, जिन्हें पिछली सरकार ने निर्दयी बल प्रयोग से दबा रखा था, इस स्थिति का फायदा उठाया और कस्बों और गांवों दोनों में उपद्रव शुरू कर दिया। इसका कुल मिलाकर प्रभाव यह हुआ कि प्रशासन लगभग 1 सप्ताह तक ठप रहा और प्रांत के एक बड़े हिस्से में काफी अराजकता फैल गई। नए शासन के पहले पखवाड़े के दौरान ओवीमेंट और सभी समुदायों के नेताओं को जनता की ओर से काफी आलोचना और अपमान का सामना करना पड़ा। यह विशेष रूप से सिखों के बीच था, क्योंकि उनके नेताओं ने उन्हें अपने गुरुद्वारे और कॉलोनी की जमीन का एक हिस्सा दिलाने की बहुत बड़ी उम्मीदें जगाई थीं। यह धारणा बन गई कि सिख नेतृत्व इस अवसर पर अयोग्य साबित हुआ है और नेताओं ने ऐसी गलतियां की हैं जिनके परिणामस्वरूप समुदाय लगभग बर्बाद हो गया है।
कांग्रेस नेताओं पर मुसलमानों के प्रति विलुप्तीकरण की नीति अपनाकर पंजाब के गैर मुसलमानों पर यह विपत्ति लाने का आरोप लगाया गया और यह खुलकर कहा गया कि जिन्ना की हठधर्मिता से कड़ाई से नहीं निपटा गया। सरकार पर सीमावर्ती घटनाओं, शरणार्थियों की निकासी और पुनर्वास से निपटने में अक्षमता और ढिलाई बरतने का आरोप लगाया गया। पूर्वी पंजाब में इस दुष्प्रचार का प्रतिकार करने के लिए कोई प्रेस या प्रचार का कोई अन्य साधन नहीं था और यह अज्ञानी आलोचना काफी समय तक चलती रही। अमृतसर में हुए उपद्रवों के बाद गुरदासपुर, जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना और फिरोजपुर जिलों में दंगे, आगजनी और हत्याएं भड़क उठीं। यह उपद्रव जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया और जालंधर संभाग के लगभग सभी जिलों में बड़े पैमाने पर हमलों और जवाबी हमलों की खबरें आईं। मारे गए लोगों की कुल संख्या का सही अनुमान लगाना असंभव है, लेकिन आशंका है कि कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन दंगों में मुसलमानों का नुकसान स्वाभाविक रूप से गैर मुस्लिमों के नुकसान से कहीं अधिक था, लेकिन हिंदुओं की संपत्ति का नुकसान काफी था। पश्चिमी पंजाब से, जहां बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों का नरसंहार और लूटपाट हो रही थी, की खबरें जनता को आंदोलित करती रहीं। अत्याचार की खबरों के कारण कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी और अधिकारियों को स्थिति को नियंत्रण में लाने में सबसे अधिक कठिनाई हुई। जैसे जैसे शरणार्थी पूर्व की ओर बढ़े, उनके पीछे पीछे सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अगस्त के अंत तक पूरे पूर्वी पंजाब में माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था और यह महसूस किया जाने लगा था कि आगे और भी हालात बिगड़ने वाले हैं। इन दंगों के पैमाने और विस्तार का सही अनुमान नहीं लगाया जा सका था और इनसे निपटने के लिए किए गए इंतजाम अपर्याप्त साबित हुए। पंजाब सीमा बल, जिसे सीमा निर्धारण से जुड़े विवादों से निपटने के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया था, ने शुरुआत में तो अच्छा काम किया, लेकिन सैनिकों को सांप्रदायिकता से ग्रस्त होने में ज्यादा समय नहीं लगा और कई जगहों से बेवजह और बिना उकसावे के ज्यादतियों की शिकायतें आने लगीं। जनता की लगातार मांग के जवाब में अगस्त के अंत में सीमा बल को भंग करने का फैसला लिया गया। आर्थिक कारकों ने सरकार की परेशानियों और पूर्वी पंजाब में असंतोष को और बढ़ा दिया। राशन वाले कस्बों में भोजन की व्यवस्था बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से बेहतरी हो गई और कुछ जगहों पर स्थिति अनिश्चित बल्कि खतरनाक भी हो गई। कई जिलों से खाद्यान्न की कमी की शिकायतें आने लगीं और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाने के कारण खाद्यान्न भंडार को अतिरिक्त क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में आसानी से नहीं ले जाया जा सका। इस स्थिति के कारण कई जगहों पर मुस्लिम संपत्ति की लूट हुई। सितंबर के महीने में पूर्वी पंजाब प्रांत के सभी हिस्सों में सांप्रदायिक घटनाएं होती रहीं और सामान्य जीवन की बहाली मुश्किल हो गई, सिवाय शायद कुछ कस्बों के जहां मुस्लिम आबादी की मौजूदगी और हिंदू व सिख शरणार्थियों द्वारा उनके पुनर्वास ने सामान्य स्थिति की बहाली का कुछ आभास दिया। फौजीपत्ता और अमृतसर जिलों में सीमावर्ती घटनाएं लगातार दर्ज की गईं। मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स और पश्चिमी पंजाब पुलिस द्वारा पूर्वी पंजाब क्षेत्र में अतिक्रमण करने और मवेशी और अन्य संपत्ति लूटने के कई उदाहरण सामने आए। सैन्य वाहनों पर भी कुछ जिलों में अवैध हथियारों के भंडार के साथ प्रवेश करने का आरोप लगाया गया ताकि वे मुसलमानों में वितरित किए जा सकें। सितंबर के पहले पखवाड़े के दौरान उपद्रव के मुख्य केंद्र 3 जिले थे: हन्नान, ट्रैक्ट, कामा, रोहतक और हिसार। जालंधर डिवीजन के कुछ जिलों में भी कम पैमाने पर उपद्रव हुआ। शिमला और कांगड़ा जिले भी प्रभावित हुए और हत्या, आगजनी और लूटपाट की छिटपुट घटनाओं की खबरें आईं। स्थानीय प्रेस ने सीमा के दोनों ओर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का अत्यधिक रंगीन और एक तरफा विवरण देकर उन्माद की आग में घी डालने का काम किया। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि पुलिस और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कुछ अन्य एजेंसियों की ओर से ईमानदारी और उद्देश्य की खेदजनक कमी थी। यह विशेष रूप से अंबाला में रेलवे पुलिस में स्पष्ट रूप से देखा गया और उनके कई लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। अन्य जिलों में भी लूटपाट और हत्या के आरोपों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करना पड़ा। पुलिस की इस उदासीनता और उनकी अपर्याप्तता ने मामले को वास्तव में बहुत कठिन बना दिया। पश्चिमी पंजाब में मुसलमानों के हाथों पीड़ित लोगों, जिनमें गैर मुस्लिम पुलिसकर्मी भी शामिल थे, के लिए लूट के प्रलोभन का विरोध करना या उसे रोकना या मुसलमानों के जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में सांठगांठ करना मुश्किल हो रहा था। अगस्त के अंत में लगभग 6000 मुसलमानों के लिए एक शिविर हिसार जिले के हांसी में स्थापित किया गया था। इस शिविर पर जाटों, राजपूतों, सिखों और बनियों ने व्यापक हमला किया।
यह हमला कई दिनों तक चला और इसके परिणामस्वरूप मुसलमानों की भारी जानमाल की हानि हुई। अंबाला जिले में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बीच संबंध कई वर्षों से तनावपूर्ण थे, खासकर ईद के दौरान गोहत्या के विवादास्पद मुद्दे को लेकर। पिछले वर्षों में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गोलीबारी का सहारा लिया गया था। रूपर उपमंडल में विभाजन से 3 साल पहले एक मुस्लिम गांव में, जो चारों ओर से सिख गांवों से घिरा हुआ था, जिनमें से कई पटियाला राज्य के क्षेत्र में थे, गोहत्या के लिए एक नया लाइसेंस दिए जाने के कारण भावनाएं विशेष रूप से कटु हो गई थीं। इस गांव में शांति बनाए रखने के लिए हर साल सैन्य सहायता बुलाई जाती थी। अंबाला रेल, सड़क और हवाई मार्ग से मुस्लिम और गैर मुस्लिम शरणार्थियों की निकासी के लिए एक केंद्रीय स्थान रखता था। गैर मुस्लिम शरणार्थी सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रेनों से और हजारों की संख्या में विमानों से पूर्वी पंजाब के विभिन्न जिलों में पहुंचने के लिए पहुंचे। 5 राज्यों पटियाला, बिलासपुर, नालागढ़, सिरमौर और कलसिया की निकटता अंबाला अधिकारियों के लिए व्यवस्था बनाए रखने में एक और बाधा थी। ये राज्य लुटेरों के लिए सुविधाजनक स्प्रिंग बोर्ड प्रदान करते थे, जो अपना आक्रमण शुरू करते थे और फिर पकड़े जाने या उनसे निपटने से पहले ही जल्दी से पीछे हट जाते थे। लगभग 60,000 मुसलमानों के लिए एक शिविर कुराली, रूपर उपमंडल में स्थापित किया गया था। अंबाला जिले के कई हिस्सों में भीषण दंगे भड़क उठे और मुसलमानों की बड़ी संख्या में जानें गईं, खासकर रूपर उपमंडल में, जहां अनुमान है कि 10 से 12,000 मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाई। जिले के कुछ अन्य हिस्से भी प्रभावित हुए और कालका स्थित मुस्लिम विस्थापित शिविर पर एक सशस्त्र भीड़ ने हमला किया, जिसने गोलीबारी की और कुछ हथगोले फेंके, जिसमें 10 लोग मारे गए और 50 घायल हुए। हमलावरों को सैन्य गार्ड ने खदेड़ दिया, लेकिन अंबाला शहर और छावनियां लगभग परेशानी से मुक्त रहीं। अंबाला शहर के पास लगभग 10 लाख मुसलमानों का एक बड़ा शिविर था और 30 से 40 हजार मुसलमान अंबाला शहर में अपने घरों में रह रहे थे। अंबाला शहर और छावनियों में मुसलमानों की कुल हानि 100 से भी कम थी। हालांकि मुसलमानों के निकाले जाने के बाद भी मुसलमानों की संपत्ति की कुछ हद तक लूटपाट हुई। मुसलमानों का सामान सुरक्षित रखने के लिए सुविधाजनक केंद्रों पर ढेरों में इकट्ठा किया गया था और इस संपत्ति का अधिकांश हिस्सा चोरी और लूट लिया गया। यह दर्ज किया जाना चाहिए कि मुस्लिम शरणार्थियों ने जिला मुख्यालय पर अपनी सुरक्षा के लिए किए गए पुलिस प्रबंधों की बहुत प्रशंसा की। शिमला में 9 सितंबर को उपद्रव शुरू हुआ। पुलिस में तीव्र सांप्रदायिक तनाव के कारण मुस्लिम पुलिस कांस्टेबलों को निहत्था करना पड़ा। कोई सैन्य सहायता उपलब्ध नहीं थी और बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट शुरू हो गई। कई जगह पत्थरबाजी की भी घटनाएं हुई। मुस्लिम शरणार्थी शिविर में 2 हथगोले फटने से 13 मुसलमानों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। बताया गया कि पटियाला से आए सिख लुटेरों के गिरोह शिमला में उपद्रव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। लाहौर के बिशप, जो उस समय शिमला में ठहरे हुए थे, ने लिखा, 2 दिन पहले मैंने अपने एक पुराने दोस्त को दफनाया, जिसकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। हमें उसके शव को कब्रिस्तान तक ले जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि हमारे अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोग मुसलमान थे। आखिरकार हमें पुलिस की सुरक्षा मिली। रास्ते में हमें एक मुसलमान की हत्या का पता चला। वापसी में 2-3 और कुली मारे गए, बोझ ढो रहे कुली, जिनके पास खुद को बचाने का कोई मौका नहीं था। जालंधर और लुधियाना के बीच और लुधियाना और राजपुरा के बीच ट्रेनों पर कई हमले हुए। पटियाला से आए सिख जत्थों को इन हमलों के लिए जिम्मेदार बताया गया। उस समय अधिकारी यह देखकर निराश हुए कि सिखों की ओर से रुकने की इच्छा का बहुत कम सबूत था। यह याद रखना होगा कि इस समय तक सिख पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम रोष के विशेष लक्ष्य बन चुके थे। एक सिख कहीं भी सुरक्षित नहीं था और उसे देखते ही मार दिया जाता था। अगस्त के अंत में होशियारपुर में गंभीर संकट छिड़ गया। लुधियाना के बाद की स्थिति में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। मुस्लिम लीग ने दिल्ली को अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था और पुलिस को लीग के राष्ट्रीय रक्षकों की ओर से भूमिगत गतिविधियों की रिपोर्ट मिली थी। नवंबर 1946 में अव्यवस्था फैलाने का एक असफल प्रयास विफल रहा, लेकिन मुस्लिम तैयारियां जारी रहीं और इस बात के प्रचुर प्रमाण मौजूद हैं कि मुस्लिम गुप्त रूप से हथियार इकट्ठा कर रहे थे। दिल्ली में सितंबर की शुरुआत में दंगे भड़क उठे और 6 सितंबर से शुरू होकर एक पखवाड़े तक राजधानी के लगभग सभी इलाकों में बड़े पैमाने पर संपत्ति की लूटपाट और चाकूबाजी हुई।
इन दंगों में मुसलमान भारी हथियारों से लैस पाए गए। उन्होंने स्वचालित हथियारों, देशी तोपों, राइफलों, बमों, मोर्टार और अन्य मिसाइलों का इस्तेमाल किया। बताया गया कि मुस्लिम गोला बारूद विक्रेताओं ने अपने समुदाय के सदस्यों को गोला बारूद की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी और यह बिक्री काफी उदार स्तर पर थी। हाजी ओबेदुल्लाह नामक व्यक्ति ने सब्जी मंडी इलाके में हुए दंगों में एक प्रमुख भूमिका निभाई और वह दिल्ली में बड़ी मात्रा में हथियारों के आयात के लिए जिम्मेदार था। मुस्लिम लोहारों और मोटर मैकेनिकों की दुकानों को छोटे शस्त्रागारों में बदल दिया गया, जहां भाले, मोर्टार और कच्ची बारूद लोडिंग बंदूकें बनाई जाती थीं। दंगों के बाद यह पता चला कि कई मुस्लिम इलाकों में वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीविंग सेट उपलब्ध कराए गए थे और इन उपकरणों का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। पुलिस ने लगभग 13 वायरलेस ट्रांसमीटर बरामद किए। एक जला हुआ सिग्नल कोर रेडियो ट्रांसमीटर डॉन प्रेस के मुख्य भाग से बरामद किया गया, जिसे आग लगा दी गई थी। सब्जी मंडी क्षेत्र में एक सुरंग मिली जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा किया गया था। दिल्ली दंगों में मुसलमानों की जान का नुकसान काफी हुआ था और हालांकि सटीक संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। पुलिस को 507 मुसलमानों के मारे जाने और 297 के घायल होने की सूचना मिली थी। यह लगभग निश्चित है कि मारे गए और घायलों की संख्या पुलिस को सूचित नहीं किए जाने वालों की संख्या के बराबर है और इसलिए कुल हताहतों की संख्या 1000 से अधिक हो सकती है और इतनी ही संख्या में घायल हुए हैं। इसके विपरीत 76 हिंदुओं के मारे जाने और 97 के घायल होने की सूचना मिली थी। हालांकि ये आंकड़े मुसलमानों द्वारा दिए गए उकसावे को सही ढंग से नहीं दर्शाते हैं। पहली घटना 21 अगस्त 1947 को हुई, जब शहादरा में एक मुस्लिम छात्र के घर में विस्फोट हुआ। ऐसा माना जाता है कि वह छात्र बम बनाने की कोशिश कर रहा था, जो गलती से फट गया। 25 अगस्त को बिरला मिल के 4 मुस्लिम मजदूर हिंदू और मुस्लिम मजदूरों के बीच हुई झड़प में मारे गए। 3 सितंबर की रात ओरोल बाग के एक हिंदू मोहल्ले में एक बम विस्फोट हुआ। मोहल्ले में यह अफवाह फैल गई कि बम एक मुसलमान ने फेंका है। यह अफवाह सही थी या झूठी, इससे अचानक सांप्रदायिक उन्माद भड़क उठा और ओरोल बाग इलाके में दंगे शुरू हो गए। उपद्रवी मुसलमानों की एक भीड़ सड़कों पर परेड करती देखी गई और करोल बाग निवासी डॉक्टर जोशी उन्हें समझाने गए। भीड़ में शामिल डॉक्टर ओरेशी ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना के दिल्ली के अन्य हिस्सों पर गंभीर प्रभाव पड़े। इसके तुरंत बाद दंगे सब्जी मंडी, तुर्कमान गेट, पहाड़गंज, फिराक हबश खान और शहर के अन्य हिस्सों में फैल गए। दिल्ली पुलिस बल में 60% मुस्लिम थे और नागरिक अधिकारियों को स्थिति को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। पहाड़गंज, सब्जी मंडी और तुर्कमान गेट में मुसलमानों द्वारा लगातार गोलीबारी की जा रही थी। जिला जेल में बंद खाकसारों ने एक हिंदू वार्डर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और पुलिस को उन पर गोलियां चलानी पड़ी। उप इमंडी इलाके में मुसलमानों और पुलिस के बीच पूरे दिन भीषण लड़ाई चली। आधिकारिक विवरण में कहा गया है, 5 सितंबर को सुबह 7 बजे सब्जी मंडी इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक पुलिस गश्ती दल ने गोलीबारी की आवाजें सुनी। वे घटनास्थल पर गए और देखा कि मुसलमान इलाके के हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। पुलिस दल ने जवाबी गोलीबारी की, लेकिन उनमें से कई घायल हो गए, जिनमें एक सहायक सब इंस्पेक्टर भी शामिल था, जिसे अस्पताल भेजना पड़ा। चूंकि उपलब्ध पुलिस बल अपर्याप्त था, इसलिए सैन्य सहायता मांगी गई और एक मजिस्ट्रेट के साथ सैन्य बल का एक दल घटनास्थल पर पहुंचा। मुसलमानों ने सेना पर भी गोलीबारी की और कई लोगों को घायल कर दिया। एक अन्य सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर को मुसलमानों ने गोली मार दी। सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन पर भी गोलीबारी की गई और शाम 6 बजे तक लड़ाई जारी रही, जब मुसलमानों ने आत्मसमर्पण कर दिया और सुरक्षित स्थान पर जाने की मांग की। इन घटनाओं की खबरों ने राजधानी में गैर मुस्लिम भावना को और भड़का दिया और शहर के कई इलाकों से बड़े पैमाने पर मुस्लिम संपत्ति की लूटपाट और आगजनी की खबरें आईं। मुस्लिम जीवन पर भी हमले हुए और 4 दिनों के दौरान कई 100 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। राजधानी के आसपास के ग्रामीण इलाकों में काफी अशांति फैल गई। मुस्लिम गांवों पर हमला किया गया, आग लगा दी गई और निवासियों की हत्या कर दी गई। कई मामलों में मुसलमानों के पास हथियार पाए गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और वे जल्दी ही उन पर हावी हो गए। कुछ गांवों में मेव निवासियों ने उपद्रव शुरू किया। हिंदू गांवों पर हमला किया गया और उन्हें जला दिया गया।
मेवों को अंततः खदेड़ दिया गया और उनमें से कई पड़ोसी अलवर जिले में नष्ट कर दिए गए। पुलिस को बादली रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के दोनों ओर जलते हुए कई शव मिले। पता चला कि 2 यात्री ट्रेनों पर एक सशस्त्र भीड़ ने हमला किया था और मुस्लिम यात्रियों को बाहर खींचकर उनकी हत्या कर दी गई थी। बरवाला गांव पर हथियारबंद गैर मुसलमानों की भीड़ ने हमला किया। बताया गया कि लगभग 50 घर जला दिए गए और 379 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। पुलिस सहायता भेजी गई, लेकिन भीड़ ने पुलिस की गोलीबारी का विरोध किया और तब तक नरसंहार और लूटपाट जारी रखी जब तक कि सशस्त्र पुलिस और सैन्य रिजर्व की एक बड़ी टुकड़ी मौके पर नहीं पहुंच गई। 4 सितंबर को दिल्ली क्लॉथ मिल्स के कई हिंदू मजदूरों ने घर लौटते समय हर उस मुसलमान को मार डाला जो उन्हें मिला। 7 और 8 सितंबर को कनॉट सर्कस में मुसलमानों की दुकानों को लूट लिया गया और जला दिया गया। पुलिस और सेना को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी जान जोखिम में डालकर खुद घटनास्थल का दौरा किया। 9 सितंबर को पाकिस्तान के लिए बुक किए गए सामान से भरे कई डिब्बे दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन के स्टेशन यार्ड में खड़े थे। इनमें से 4 को आग लगा दी गई और 4 और लूट लिए गए। लगभग पूरी मुस्लिम आबादी को मजबूरन अपना इलाका छोड़ना पड़ा और प्रशासन द्वारा स्थापित कई शरणार्थी शिविरों में शरण लेनी पड़ी। लगभग सभी अब अपने मूल घरों को लौट चुके हैं और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सितंबर के अंत तक हमले की छिटपुट घटनाएं जारी रहीं, जब स्थिति अंततः नियंत्रण में आई। पुलिस ने मुस्लिम घरों से कई गैर लाइसेंसी बंदूकें, खंजर और चाकू, 154 बम, 45 मोर्टार, 1950 राउंड राइफल गोला बारूद, 13 वायरलेस ट्रांसमीटर, कई हथगोले, स्टेन गन कारतूस और कुछ रसायन बरामद किए। सितंबर के उत्तरार्ध में प्रांत में भारी बारिश के कारण व्यापक संकट और जानमाल की हानि हुई। सतलुज, व्यास और रावी नदियां अपने किनारों से ऊपर बह गईं और कई गांवों को बहा ले गईं। जोगिंदरनगर स्थित जलविद्युत स्टेशन ठप हो गया और औद्योगिक और व्यावसायिक उपक्रमों में रुकावटों के अलावा कई कस्बे 9 दिनों तक अंधेरे में डूबे रहे। बाढ़ ने संचार के साधनों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जालंधर से 7 मील दक्षिण में ग्रैंड ट्रंक रोड पर मुख्य रेल और सड़क पुल पूरी तरह से बह गए। सड़क और रेल संपर्क टूटने के कारण हमीरा और ब्यास के बीच यातायात 10 दिनों तक ठप रहा। फिरोजपुर और कसूबेगू के बीच संचार बाधित हो गया। फाजिल्का और सुलेमानकी के बीच 1.5 मील लंबी सड़क टूट गई। गुरदासपुर कांगड़ा मार्ग पर चक्की पुल बह गया। जालंधर और होशियारपुर के बीच की सड़क होशियारपुर से 5 मील दक्षिण में गंभीर रूप से टूट गई और रेलवे लाइन नष्ट हो गई। भारतीय सेना के सैपर्स विभिन्न प्रभावित इलाकों में पहुंचे और कुछ ही दिनों में संचार व्यवस्था बहाल कर दी, लेकिन इस बीच जानमाल का भारी नुकसान हुआ। 24 और 25 तारीख को हुई भारी बारिश ने बदकिस्मत शरणार्थियों की भारी परेशानी को और बढ़ा दिया। हजारों शरणार्थियों को इन दिनों बिना किसी छत के सड़क किनारे रहना पड़ा। ब्यास और करतारपुर के बीच की सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई और बड़ी संख्या में शरणार्थी बह गए। ग्रामीण इलाके शवों से अटे पड़े थे जो उफान पर नदी में बह रहे थे। आपदा की अचानकता और व्यापकता के कारण कई गांव और कस्बे अलग थलग पड़ गए और बचाव कार्यों के रूप में बहुत कम हासिल किया जा सका। सितंबर के अंतिम सप्ताह में 2 बड़ी त्रासदियां हुई। पहली, 22 सितंबर की शाम को अमृतसर में एक मुस्लिम शरणार्थी ट्रेन पर हमला। दादन खां से गैर मुस्लिम शरणार्थी ट्रेन का उल्लेख किया गया है, जिस पर 3 अलग अलग स्थानों पर हमला किया गया था। जब यह ट्रेन अमृतसर पहुंची तो हमले और गैर मुस्लिम लोगों की भारी क्षति की खबर अमृतसर में फैल गई और तीखा आक्रोश पैदा हो गया। 22 सितंबर की शाम को लाहौर जा रही एक मुस्लिम शरणार्थी ट्रेन को रोककर उस पर हमला किया गया। आशंका है कि इसमें मुसलमानों की जान बहुत ज्यादा गई। उसी दिन पहले एक मुस्लिम सड़क काफिले पर हमला हुआ था, हालांकि मारे गए लोगों की संख्या 50 से कम थी। दूसरी बड़ी त्रासदी कुछ दिनों बाद फिरोजपुर में एक मुस्लिम पैदल काफिले पर हमला था। इस घटना की आधिकारिक रिपोर्ट इस प्रकार है। एक बड़ी टुकड़ी, जिसकी संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमानतः लगभग 10,000 थी, मक्खू के पास रेलवे पुल के ऊपर से कपूरथला राज्य से फिरोजपुर जिले में प्रवेश कर गई। इस टुकड़ी में लगभग 300 लोग शामिल थे जो पहले फिरोजपुर जिले से कपूरथला राज्य में आकर बस गए थे। मेहदी नाम के एक मुसलमान ने टुकड़ी को मक्खू और सतलुज पुल के रास्ते लाहौर जाने के लिए राजी किया।
उसने कुछ पारिश्रमिक के बदले में मक्खू से टुकड़ी के लिए सैन्य अनुरक्षण की व्यवस्था करने का वादा किया। टुकड़ी की आवाजाही को गुप्त रखा गया था। मेहदी ने स्पष्ट रूप से अपने कुछ एजेंटों के साथ मिलकर फिरोजपुर जिले में प्रवेश करने के तुरंत बाद टुकड़ी को छोड़कर अपने परिवार को सतलुज नदी पार कराने की व्यवस्था की थी, और उसने ऐसा ही किया। टुकड़ी बिना किसी अनुरक्षण के फिरोजपुर जिले से होकर गुजरी और रास्ते में पाकिस्तान से हाल ही में बसे सिख शरणार्थियों ने उस पर हमला कर दिया। टुकड़ी के हताहत होने का अनुमान 5 लाख से 1,000 के बीच है, जो मारे गए या घायल हुए। इसके अलावा कई लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। राज्य के अधिकारियों या किसी अन्य माध्यम से फिरोजपुर जिले में टुकड़ी के प्रवेश के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। स्थानीय सैन्य अधिकारियों को पहली बार टुकड़ी की उपस्थिति के बारे में तब पता चला जब टुकड़ी का मुखिया फिरोजपुर शहर के पास सतलुज पुल पर दिखाई दिया। मक्खू और मालनवाला पुलिस स्टेशनों की पुलिस, जिनके अधिकार क्षेत्र से यह टुकड़ी गुजरी, ने जिला मुख्यालय के अधिकारियों को अपने क्षेत्रों से टुकड़ी के गुजरने की सूचना नहीं दी। अगर सूचना दी गई होती तो मुख्यालय के अधिकारी एक उपयुक्त अनुरक्षण दल की व्यवस्था कर पाते और संभवतः हमला न होता या कम से कम हताहतों की संख्या बहुत कम होती। सूचना मिलने पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने यात्रियों के संग्रह और सुरक्षित मार्ग तथा अपहृत महिलाओं की बरामदगी के लिए तत्काल व्यवस्था की। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप 250 शरणार्थी भटककर सुरक्षित कसूर पहुंचे और 200 से अधिक मुस्लिम लड़कियों को बरामद कर पाकिस्तान भेज दिया गया। फिरोजपुर जिले में टुकड़ी के आगमन की सूचना न देने पर पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। मक्खू और मलावाला पुलिस थानों के थाना प्रभारियों को वापस बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। रेवाड़ी शहर के आसपास के मुस्लिम गांवों पर भारी हमले हुए और मुस्लिम घरों को जला दिया गया और लूटपाट की गई। जानमाल का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि निवासियों को शरणार्थी शिविरों में पहुंचा दिया गया। हालांकि एक गांव में लगभग 1,000 मुसलमानों के मारे जाने की खबर है। बड़ी संख्या में मेवों ने जिला छोड़ दिया, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य होने पर वापस लौट आए। स्थानीय संघ के लोगों की मदद से कई हमलावरों ने रेवाड़ी में खाली कराई गई मुस्लिम झोपड़ियों को जला दिया। हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ और सेना ने हमलावरों को तितर-बितर कर दिया और उनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनीपत तहसील में 2 जगहों धनौर और अकबरपुर बरोटा में हताहत हुए। जानमाल का नुकसान ज्यादा नहीं था। सोनीपत में मुसलमानों पर एक बड़ी भीड़ ने हमला किया, जिन्हें सेना ने भगा दिया। सितंबर के अंत में मास्टर तारा सिंह और उधम सिंह नागोके ने एक बयान जारी कर सिखों से मुसलमानों की हत्या रोकने का आह्वान किया। हालांकि इस अपील को शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया और पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसकी कड़ी आलोचना की। सिख नेताओं ने यह कहते हुए कि सिख और हिंदू सांप्रदायिक युद्ध में महिलाओं और बच्चों पर सबसे शर्मनाक हमलों के दोषी हैं और उनसे सभी तरह की जवाबी कार्रवाई बंद करने का आग्रह किया। कहा, हम मुसलमानों से दोस्ती नहीं चाहते और शायद हम कभी उनसे दोस्ती न करें। हमें फिर से लड़ना पड़ सकता है, लेकिन हम एक साफ सुथरी लड़ाई लड़ेंगे, आदमी आदमी की हत्या। महिलाओं, बच्चों और शरण चाहने वालों की यह हत्या तुरंत बंद होनी चाहिए। शरणार्थी ट्रेनों, काफिलों और कारवां पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ऐसा मुख्यतः अपने समुदायों, प्रतिष्ठा, चरित्र और परंपरा के हित में करें, न कि मुसलमानों को बचाने के लिए। इस प्रकार का आह्वान पूर्वी पंजाब में गैर मुस्लिम उन्माद को रोकने के लिए शायद ही किया गया हो। एक हिंदू अधिवक्ता, जिसने जालंधर डिवीजन और पटियाला राज्य में कई स्थानों का दौरा किया, ने अपने अवलोकन बताते हुए कहा, जबकि पश्चिमी पंजाब में घटनाएं अवर्णनीय रूप से दुखद और अकल्पनीय रूप से बर्बर रही हैं, पूर्वी पंजाब और पटियाला राज्य में दुखद घटनाएं कम विभत्स या कम बर्बर रही हैं। लगभग सभी मुस्लिम पुरुष, महिलाएं और बच्चे, चाहे शहरी हों या ग्रामीण, या तो मारे गए हैं या अपने घरों से निकाल दिए गए हैं। उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, जिसमें खड़ी फसलें भी शामिल हैं, कि बड़े पैमाने पर लूटपाट और विनाश हुआ है। बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियों की जबरदस्ती शादी कर दी गई है, ज्यादातर सिखों से। कुछ गांवों में मुस्लिम आबादी पूरी तरह या मुख्यतः खत्म हो गई है। प्रकृति और महामारियां वह कर रही हैं जो मनुष्य करने में नाकाम रहा है। अंबाला से जालंधर तक सड़क के किनारे और अन्य इलाके दुर्गंध और जहरीली गंध से भरे हुए हैं। हर जगह गंदगी और गंदगी है। पटियाला राज्य में जो हुआ वह और भी बुरा है।
राज्य की मुस्लिम आबादी लगभग 1/3 थी, जो लगभग या तो खत्म हो गई है या निष्कासित कर दी गई है। बहुत कम मामलों में मुसलमानों ने उपद्रव शुरू किया और कई जगहों पर उन्होंने विनम्र रवैया अपनाया। मैं अपनी व्यक्तिगत गवाही के आधार पर कह सकता हूं कि मेरे अपने पैतृक गांव, जहां ज्यादातर मुस्लिम राजपूत रहते थे, के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया गया। हालांकि 2000 से ज्यादा मुसलमानों के शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक रूप से चले जाने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। मुस्लिम राजपूतों की सभी कीमती इमारतों को बेरहमी से नष्ट कर दिया गया और गर्डरों सहित सभी निर्माण सामग्री को हटा दिया गया। पड़ोसी गांवों द्वारा बड़ी मात्रा में खाद्यान्न सहित सभी कीमती सामानों की यह लूट और विनाश कई दिनों तक जारी रहा। यह सब कुछ हिंदुओं की मदद से सिख गिरोहों द्वारा किया गया था। मैं राजपुरा पुलिस और सैन्य अधिकारियों से संपर्क करने के लिए रवाना हुआ और पाया कि उनमें से 2, जिनमें से एक मुस्लिम था, शराब के नशे में थे। कपूरथला राज्य से मुस्लिम शरणार्थियों की एक टुकड़ी की प्रगति देखने वाले एक पर्यवेक्षक ने कहा, मैंने मुस्लिम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक लंबी टुकड़ी को कपूरथला से जालंधर की ओर बढ़ते देखा। इस टुकड़ी की सुरक्षा कुछ सैन्य सिपाहियों द्वारा की जा रही थी। यह टुकड़ी 10 या 12 जवानों की थी। महिलाएं और बच्चे बीच में चल रहे थे, उनके दोनों ओर पुरुष थे। सशस्त्र सिखों के समूह सड़क के दोनों ओर खेतों में खड़े थे। कभी कभी इनमें से एक समूह मुसलमानों की टुकड़ी पर अचानक हमला करता, 2 या 3 महिलाओं को घसीटकर ले जाता और उनके साथ भाग जाता। इस प्रक्रिया में वे उन मुसलमानों को मार देते या घायल कर देते जो उनका विरोध करने की कोशिश करते। सैन्य सिपाहियों ने इन हमलों को रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। जब तक टुकड़ी जालंधर पहुंची, तब तक लगभग सभी महिलाओं और युवतियों का इस तरह से अपहरण कर लिया गया था। पटियाला में हुई घटनाओं की रिपोर्टें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गईं। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि पटियाला के मुसलमानों में भारी मुस्लिम जीवन का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान की ओर पैदल काफिलों में बढ़ रहे मुसलमानों को खुले में शौच और भुखमरी का भारी नुकसान उठाना पड़ा। बताया गया है कि अमृतसर और लाहौर की ओर धीमी गति से बढ़ रहे 80,000 के काफिले में से 1500 मुसलमान खुले में शौच और भुखमरी से मर गए। पूर्वी पंजाब में अशांति के परिणामस्वरूप लगभग पूरी मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान भेज दिया गया। मुस्लिम जीवन का नुकसान पश्चिमी पंजाब में गैर मुस्लिम जीवन के नुकसान से कम नहीं था। वास्तव में कई लोग यह दावा करते हैं कि मारे गए मुसलमानों की कुल संख्या पश्चिमी पंजाब में मारे गए हिंदुओं और सिखों की संख्या से ज्यादा थी। हालांकि सिखों को संपत्ति का ज्यादा नुकसान हुआ था। मारे गए लोगों की संख्या का लगभग अनुमान लगाना भी असंभव है। पश्चिमी पंजाब में जो हुआ, वही पूर्वी पंजाब में भी उतने ही बड़े पैमाने पर और उतनी ही क्रूरता से दोहराया गया। वही बर्बरताएं, अमानवीय हत्याएं, बर्बर अत्याचार, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार देखे गए। हालांकि यह याद रखना चाहिए कि मुसलमानों पर हमले प्रतिशोध के रूप में थे और गैर मुसलमानों को पश्चिमी पंजाब से बाहर निकालने के कई महीनों के दृढ़ और निरंतर प्रयास के बाद ही शुरू हुए थे। पश्चिम से पीड़ितों द्वारा लाई गई कहानियों ने ही पूर्वी पंजाब को आग में झोंक दिया और जुलाई के अंत तक पूर्वी जिलों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। सामूहिक हत्या और लूटपाट वास्तव में देश के विभाजन के बाद शुरू हुई और 1970 के दशक के अंत तक लगभग 6 सप्ताह तक जारी रही। इस नरसंहार में भाग लेने वाले लोग पश्चिमी पंजाब में अपने मुस्लिम गुरुओं से मिले भयानक सबक को दोहरा रहे थे। पाकिस्तान प्रेस ने मुसलमानों को खदेड़ने और उनकी जमीनों और घरों पर कब्जा करने की सिख योजना के बारे में बहुत कुछ कहा है। हालांकि साक्ष्यों की सावधानी पूर्वक जांच से पता चलता है कि 15 अगस्त 1947 तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई थी। हिंदू और सिख नेता पश्चिमी पंजाब के अल्पसंख्यकों से अपने घरों में रहने की अपील करते रहे। अडिग मास्टर तारा सिंह ने 26 जून 1947 को एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया को बताया कि उनका यह मानना है कि पश्चिमी पंजाब के गैर मुसलमानों को अपने घरों में ही कत्लेआम करते रहना चाहिए। झेलम के लाला अवतार नारायण, पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य, ने इसी आशय का एक प्रेस बयान जारी किया और अल्पसंख्यकों से पाकिस्तान के अच्छे नागरिक बनने का आग्रह किया। 7 जुलाई 1947 को रावलपिंडी में आयोजित एक अल्पसंख्यक सम्मेलन में दीवान पिंडी दास सभरवाल और सरदार संत सिंह ने अल्पसंख्यकों से अपने घरों से बाहर न निकलने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में श्री भीमसेन सच्चर, लाला अवतार नारायण, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह और विधायक प्रबोध चंद्र ने भाग लिया।
गोस्वामी गणेश दत्त ने भी इस सम्मेलन को एक संदेश भेजा। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के वित्त मंत्री श्री मेहर चंद खन्ना ने सीमांत प्रांत से पलायन कर गए हिंदुओं और सिखों से अपने घरों को लौटने का आह्वान किया। 10 अगस्त 1947 को सरदार स्वर्ण सिंह ने लाहौर के लोगों से एक अपील में कहा, देश के विभाजन के बावजूद हम सभी मुस्लिम, हिंदू और सिख को एक साथ रहना होगा। इसलिए आइए हम शांति से रहें ताकि गरीब और दलित लोग जो नई आजादी हमने हासिल की है उसे खाने और अपने नंगे तन को ढकने के लिए पर्याप्त मिल सके, जिससे उनका जीवन और भी खुशहाल और पूर्ण हो सके। पश्चिमी पंजाब से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से गैर मुसलमानों में यह विश्वास पैदा हो गया कि उनके लिए पाकिस्तान में रहना असंभव है। इसके बाद उन्होंने बदले की भावना से मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मुसलमानों को खदेड़ने से उनकी आर्थिक समस्याओं का आसान समाधान निकलेगा। उन्हें लगा कि वे मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते और पूर्वी पंजाब में उनकी मौजूदगी से उन्हें बहुत चिढ़ थी। मुसलमानों के पलायन ने उन्हें पश्चिमी पंजाब से आए शरणार्थियों के लिए जमीन सुरक्षित करने का मौका दिया और यह अभियान तब तक व्यापक और निरंतर चलता रहा जब तक कि लगभग पूरी मुस्लिम आबादी को निष्कासित नहीं कर दिया गया। 8 निष्कर्ष। समकालीन इतिहास के लेखक का कार्य आसान नहीं है। उसे वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन लगता है क्योंकि घटनाओं के घटित होने में उसकी स्वयं की भूमिका रही है, चाहे वह कितनी भी महत्वहीन क्यों न हो। एक प्रवृत्ति बल्कि एक प्रलोभन केवल अपनी व्यक्तिगत पूर्वधारणाओं के अनुरूप व्याख्या की तलाश करने की होती है। यदि उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर उसका स्नेह केंद्रित है व्यक्तिगत रूप से या संपत्ति के रूप में कष्ट हुआ है तो यह क्षति अनुचित अनुपात ग्रहण कर लेती है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराने की इच्छा भी उतनी ही अधिक होती है। फिर वह एक दर्शक के बहुत निकट रहा है और उसकी दृष्टि का क्षेत्र इतना बड़ा है कि वह हर चीज को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाता। उसके आस पड़ोस या उसके अपने जीवन क्षेत्र में जो कुछ भी घटित होता है, कोई घटना, शायद कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं जिसे वह अपनी आंखों से देखता है या ताजगी की मार्मिकता के साथ सुनाता है, वह देश के किसी अन्य भाग में हुई किसी अधिक महत्वपूर्ण घटना को अस्पष्ट कर सकती है। केवल समय बीतने के साथ ही मन मानो इतिहास के परिदृश्य से खुद को अलग कर पाता है और एक ऐसी स्थिति ग्रहण कर पाता है जहां से किसी महत्वपूर्ण काल की विभिन्न घटनाओं, उनके कारणों और उनके अंतिम प्रभावों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सके। अंततः उपलब्ध सामग्री का भंडार एक गंभीर बाधा है क्योंकि यह चयन के कार्य को कठिन बना देता है। इतिहास लेखन में चयन केवल समीचीन नहीं है, यह इतिहासकार के कार्य का सार है। पाठक के सामने प्रस्तुत घटनाओं की समझदार व्याख्या करने से पहले उसे प्रचुर मात्रा में साक्ष्यों में से प्रासंगिक तथ्यों को चुनना होगा। चयन की प्रक्रिया इस तथ्य के एहसास से और भी कठिन हो जाती है कि उसे नहीं पता कि उसकी कहानी का अंत कैसे होगा। फिर भी उसे सभी उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करना होगा और लिखना शुरू करने से पहले अपना मन बनाना होगा। जो कुछ हुआ उसका विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ विवरण देने के उद्देश्य से रची गई एक बेतरतीब और बेरंग कहानी इतिहास की गरिमा को प्राप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह इतिहासकार के वास्तविक कार्य को पूरा करने में विफल रहेगी, जो कि घटनाओं के बीच आकस्मिक संबंध स्थापित करना है। इन पृष्ठों के लेखक ने भारत के विभाजन और इस महान देश के लोगों को जीवन, संपत्ति और मानसिक पीड़ा के रूप में हुई क्षति का एक सच्चा और सुसंगत विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने स्वयं से कई और पेचीदा प्रश्न पूछे। विभाजन के वास्तविक कारण क्या थे? भारत की अभिन्न एकता को तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना आवश्यक था? क्या इतने रक्तपात और संपत्ति के व्यापक विनाश से बचना संभव नहीं था? क्या ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं? इनमें से कुछ प्रश्नों के पाठक को संतोषजनक उत्तर मिलेंगे, जबकि अन्य प्रश्न विवाद उत्पन्न करेंगे, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से उत्तर देगा और जब तक कम से कम विभाजन से मिले घाव ताजा हैं, तब तक कई मुद्दों पर राय अलग अलग रहेगी। कुछ लोग कांग्रेस नेताओं पर जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रति पूरी तरह से अनावश्यक विलुप्तीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाएंगे, जबकि अन्य का मानना होगा कि अधिकांश कांग्रेसी आर्थिक नीति के प्रति उदासीन थे। मुसलमानों के कल्याण और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों और गैर मुसलमानों के विश्वासों, आदतों और दृष्टिकोण में हमेशा से अंतर रहा है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ये अंतर व्यक्तिगत व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति से अधिक कुछ नहीं थे, जैसा कि एक परिवार के सदस्यों में देखा जा सकता है, जहां एक शाखा के विशिष्ट लक्षण और विशेषताएं उसे दूसरी शाखा से अलग करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो सकती हैं, लेकिन स्वभावगत असंगतियां खुली दुश्मनी को जन्म नहीं देती। इन मतभेदों के बावजूद 1000 से भी ज्यादा वर्षों तक मुसलमान और गैर मुसलमान पड़ोसी और मित्र की तरह रहे थे, और जब तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभाव ने उन्हें अपने चारों ओर मानसिक और नैतिक सुरक्षा कवच बनाने के लिए मजबूर नहीं किया, तब तक उन्हें अपने विशिष्ट चरित्र की चेतना नहीं दी गई। इस चेतना को ब्रिटिश शासकों ने और बढ़ाया और उसका शोषण किया। आर्थिक कारकों ने मुसलमानों में निराशा की भावना पैदा की, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा पसंद और कृपापात्र हिंदुओं ने तेजी से समृद्धि हासिल की, विपरीत दिशा में झुक गया और मुसलमानों से आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में एक रियायती अस्तित्व की मांग करने का आग्रह किया गया। ये मांगें उठाई ही गईं, बल्कि उन्हें लगातार बढ़ते पैमाने पर स्वीकार कर लिया गया, जब तक कि आबादी दो शत्रुतापूर्ण और युद्धरत खेमों में विभाजित नहीं हो गई। 1937 में गठबंधन मंत्रिमंडल बनाने से कांग्रेस का इनकार एक गंभीर भूल थी, और 1939 से 46 के युद्ध के वर्षों के दौरान, जब कांग्रेस स्वेच्छा से उजड़ गई थी, मुस्लिम लीग ने शक्ति और एकजुटता हासिल कर ली। भारत के विभाजन की मांग 1906 में लॉर्ड मिंटो को दिए गए निष्ठावान और प्रेरित भाषण का तार्किक परिणाम थी। सत्ता निस्संदेह भ्रष्ट करती है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भ्रष्टाचार सत्ता चाहता है, और सत्ता की इसी चाहत ने जिन्ना को एक अडिग रवैया अपनाने और हर उस प्रस्ताव को न कहने के लिए प्रेरित किया जो उन्हें पहला स्थान नहीं देता था। 40 वर्षों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और ब्रिटिश पक्षपात ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिससे देश को विभाजित करके और उसकी अभिन्न एकता को खंडित करके ही बचना असंभव था। मुस्लिम लीग के घोषित पंथ, उसकी घोषित सांप्रदायिक संरचना, उसके स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक उद्देश्य और असंवैधानिक तरीकों के उसके समर्थन ने अनिवार्य रूप से हथियारों के व्यापक संघर्ष को जन्म दिया। हमने देखा है कि कैसे लीग द्वारा किए गए विषैले प्रचार की गति और मात्रा लगातार बढ़ती गई, जब तक कि सर फिरोज खान जैसे नेताओं ने हलाकू खान और चंगेज खान द्वारा किए गए उत्पातों को दोहराने की धमकी नहीं दी। राजनीतिक सत्ता हासिल करने के साधन के रूप में हिंसा का मुस्लिम लीग के मंच से खुलेआम प्रचार किया जाने लगा, और मुस्लिम प्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह का उन्मादी आह्वान किया। मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय रक्षकों की भर्ती के लिए एक विशाल अभियान शुरू किया गया। हथियारों का निर्माण और संग्रह बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, और राष्ट्रीय रक्षकों ने जल्द ही एक निजी सेना का रूप ले लिया, जो एक पल की सूचना पर गैर मुस्लिम जीवन और संपत्ति पर हमला करने के लिए तैयार थी। विभाजन के बाद ये नेशनल गार्ड पाकिस्तान में गैर मुसलमानों के सबसे क्रूर दुश्मन साबित हुए। उन्होंने नागरिक प्रशासन की अवहेलना की और निर्दोष गैर मुसलमानों के खिलाफ हत्या, लूट और आगजनी का अथक अभियान चलाया, तब भी जब पुलिस और सिविल अधिकारी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उत्सुक थे। लीग की विचारधारा और उसके द्वारा अपनाई गई आचार विचार की नीति इन पृष्ठों में वर्णित भयानक नाटक के लिए मुख्यतः और प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थी। यह कालक्रम के अटल तर्क से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। अप्रैल 1946 में मुस्लिम लीग के विधायकों के सम्मेलन में दिए गए भाषण हिंसा के लिए खुले तौर पर उकसावे वाले थे। 29 जुलाई को प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रस्ताव ने शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों का स्पष्ट रूप से त्याग कर दिया, और 16 अगस्त को श्री सुहरावर्दी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कलकत्ता में हिंसा का अभियान शुरू किया गया। अक्टूबर में नोआखली और तिप्पेरा की त्रासदी हुई। लगभग तुरंत बाद बिहार में जवाबी कार्रवाई हुई। फिर कुछ महीनों तक शांति रही, जब उत्तर पश्चिम में एक बड़े अभियान की योजना बनाई जा रही थी। मार्च 1947 के दंगों के साथ गैर मुसलमानों का नरसंहार शुरू हुआ। ये उपद्रव केवल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों तक ही सीमित थे, और पीड़ित लगभग हमेशा हिंदू और सिख ही थे। मई और जून में लाहौर में एक और भड़की हिंसा भड़क उठी। जुलाई के अंत तक पूर्वी जिलों में प्रतिशोध शुरू नहीं हुआ, और 15 अगस्त से 30 सितंबर 1947 के बीच मुसलमानों का सामूहिक नरसंहार हुआ। पश्चिमी पंजाब से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन और उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों ने गैर मुसलमानों को जवाबी कार्रवाई करने के लिए उकसाया।
उनके साथ नए शरणार्थी भी शामिल हो गए और पश्चिमी पंजाब की भयावह कहानी पूर्वी पंजाब और दिल्ली में दोहराई गई। इन दंगों में हुई कुल जानमाल की हानि या संपत्ति को हुए नुकसान का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। जनसंख्या के आधार पर गणना किए गए आंकड़े अनिवार्य रूप से बेहद भ्रामक साबित होंगे। 1941 की जनगणना के आंकड़े संकलित किए जाने के समय भी सटीक नहीं थे। 6 साल बाद जब जनसंख्या में सामान्य वृद्धि और स्थानीय आंदोलनों के कारण यह निर्धारित करना असंभव हो गया कि कितने गैर मुस्लिम पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध में रह रहे थे, वे पूरी तरह से गलत साबित हुए। नहीं यह जानना संभव है कि बाद में भारत आए हिंदू और सिख शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। विभिन्न प्रांतों में पुनर्वास और आवंटन के उद्देश्य से तैयार किए गए शरणार्थियों की कुल संख्या के मोटे अनुमान सही तस्वीर नहीं देते हैं और मारे गए या दोषी ठहराए गए गैर मुसलमानों की कुल संख्या की गणना भारत में शरणार्थियों की संख्या को उस क्षेत्र में रहने वाले गैर मुसलमानों की संख्या से घटाकर नहीं की जा सकती, जिसमें अब पाकिस्तान शामिल है, क्योंकि दोनों ही संख्याएं पूरी तरह से गलत होंगी। शरणार्थी प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर आधारित आंकड़े अधिक सटीक मार्गदर्शक हैं, हालांकि ये भी अधिक से अधिक केवल अनुमानित ही हो सकते हैं। तथ्यान्वेषी संगठन ने लगभग 15,000 गवाहों की जांच की और उन्होंने 50,000 गैर मुसलमानों की हत्या की गवाही दी। हालांकि इन गवाहों द्वारा बताई गई घटनाएं कुल हुई तबाही का केवल एक अंश मात्र हैं। हजारों गांव जहां दंगे हुए हैं, वे संगठन द्वारा एकत्रित सामग्री में शामिल नहीं हैं और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताई गई घटनाओं का कोई हिसाब नहीं रखा गया है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर मुस्लिम जीवन की हानि का अनुमान 2 लाख से 2,50,000 के बीच लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि भारत में हुए दंगों के दौरान लगभग उतनी ही संख्या में मुसलमान मारे गए। गैर मुस्लिम संपत्ति का नुकसान लगभग 20 अरब रुपए आंका गया है। यह एक भारी कीमत थी और इस दर्दनाक और महंगे सौदे की यादें वर्षों तक बनी रहेंगी और शरणार्थियों को कटुता और क्रोध से भरती रहेंगी। शायद कुछ लोग होंगे जो हमारे इतिहास के इस दुखद अध्याय से चेतावनी लेंगे और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने का प्रयास करेंगे। जब तक सांप्रदायिकता और संकीर्ण प्रांतीयता को लोगों के दिमाग में जहर घोलने दिया जाता रहेगा, जब तक भ्रष्ट और सत्ता की चाहत रखने वाले महत्वाकांक्षी लोग अंदर मौजूद रहेंगे, तब तक लोग भ्रमित और गुमराह होते रहेंगे, जैसे मुस्लिम जनता लीग के नेताओं द्वारा भ्रमित और गुमराह की गई थी। और जब तक कलह और विघटन हमारी शांति और अखंडता के लिए खतरा बने